डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाले कौन थे, सर जे थॉमसन। ठीक है, अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको क्या बोला गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे अपन ने क्या बोला, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इसमें था क्या, डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है, तो ये मॉडल था, एक सेटअप था जिसको सेट किया गया था, और सेट होने के बाद एक रे होती है कैथोड। कैथोड रे जनरली क्या होती है, निगेटिव चार्ज कंटेनर होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा था वो अपन बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका ये बड़ा सा जो मैंने बनाया हुआ है ट्यूब टाइप का, इसे अपन बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो नीचे जो आपकी है, इसे ये है बैटरी। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड अपन लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इन्हें बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, इसे बोलते हैं कैथोड। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड, और ये कौन सा होता है, एनोड। अब जनरली जो कैथोड होता है वो निगेटिव चार्ज कंटेन करता है। कौन सा चार्ज कंटेन करता है, निगेटिव। और जो एनोड होता है वो कौन सा चार्ज कंटेन करता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, अपन बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो आपको इस चीज को ध्यान से देखिए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एक्सपेरिमेंट से हुआ था। फिर मैंने आपको क्या बोला, ये थी बैटरी, इसको यानी कि ये जो आपके दो इलेक्ट्रोड्स थे इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। ठीक है, यहां पे क्या था, ये वैक्यूम, इसे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। अब आप लोग एक चीज देखिए कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। एक्चुअल में क्या था कि इसके अंदर ना गैस दी गई। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर गैस ली गई, अपन मान लेते हैं हीलियम गैस ली गई। ठीक है, हीलियम आप सबको पता होगा, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। आप सब इतने बेसिक्स पे आप लोग को सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, अब इस गैस का क्या लेना देना था, देखिए ये जो आपका वैक्यूम लगा है ना, वो इस गैस के प्रेशर को कम करने के लिए लगा है। यहां से आपको क्या डिफाइन होता है कि जो गैस का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, वो कितना है, 10⁻⁻⁴ m। यानी गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा कम, अंदर गैस का प्रेशर कैसा है, बहुत ज्यादा कम। अब देखिए होगा क्या, ये लगी हुई है बैटरी। अब यहां से क्या करेंगे अपन, हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हाई वोल्टेज। तो कितना, 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अपन करंट पास करने वाले हैं। वो करंट कहां जाएगा, इन इलेक्ट्रोड्स पे। अब देखिए होगा क्या, वो जब करंट आप इसमें से पास करोगे, बहुत हाई वोल्टेज का करंट, तो क्या करेगा, वो इस गैस को आयोनाइज करेगा। गैस को आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है, यानी जो इसमें आपने हीलियम गैस ली है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, 2He4++। यानी आप लोग क्या करते हो, आयनाइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन होता है किसी न्यूट्रल एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करना। यानी इस हीलियम पे देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करो तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो हाई टेम्परेचर आपने दिया वो क्या करेगा, हीलियम को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रीली मूव करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो क्या ऑब्जर्व किया गया
कि यहां से कुछ रे पास होती हुई दिखाई दी इधर की तरफ एनोड की तरफ। यानी अगर अपन इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करें तो अपन इसकी डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि कैथोड से कुछ रे इधर जा रही थी एनोड की तरफ, कैथोड से किधर जा रही थी एनोड की तरफ। अब आप सब जानते हो कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब सिंपल सी बात है, कोई नेगेटिव प्लेट से कोई रे निकल रही है और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, इसका मतलब उस रे ने चार्ज वो किधर अट्रैक्ट होगी पॉजिटिव की तरफ, तो इसका मतलब उसके पास चार्ज क्या है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसी को अपन ने क्या बोला इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसको अपन ने क्या नाम दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे नाम क्यों लिया, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल रही थी। मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रोड कौन सा है कैथोड, तो ये कैथोड के तरफ से निकल रही। मैं क्या बोल रहा कैथोड के तरफ से, कैथोड से नहीं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्या कैथोड रे कैथोड से निकलती है, तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, कैथोड से नहीं निकलती। वो एक्चुअली कैसे निकली है, जब हीलियम को यहाँ बैटरी से बहुत ज्यादा क्या दिया गया करंट दिया गया, तो करंट देने के बाद हीलियम गैस आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होने का मतलब एक न्यूट्रल एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, और पॉजिटिव चार्ज में जब कोई कन्वर्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन खुद से निकालता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले वही इधर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, और इस एनोड पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो वैसे ही वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगा। अब इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई जिसे अपन ने नाम दिया ZNS स्क्रीन। अब ये ZNS स्क्रीन क्या होती है, फ्लोरोसेंट होता है एक टाइप का। आप लोग कई बार देखते होंगे, आप लोग हाईवे पे जाते हो, हाईवे पे जाते हो तो लाइट पड़ती है, मतलब जनरली मैं रात की बात कर रहा हूँ, रात में आप लोग हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी कुछ मेंशन है, जैसे मान लो कहीं पे कुछ डिस्टेंस मेंशन है कि इतने किलोमीटर पे ये सिटी आने वाली है, तो जैसे ही लाइट उस पर पड़ती है वो क्या करता है ग्लो करता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से करता है, वो ZNS की वजह से करता है, इस स्क्रीन की वजह से करता है, इसे फ्लोरोसेंट कहते हैं। अब जब रे यहाँ से निकली और यहाँ टकराई तो ग्लो करने लगी, तो इससे डायरेक्शन पता चल गई कि रे इधर से निकल के इधर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये उसका डिस्चार्ज ट्यूब मेथड था, कैसे कैसे सारी चीजें थी, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। देखो एक और चीज, अपने पास एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर हम इसके अंदर की गैस और इन इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज करते हैं तो क्या इस रे की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर है नहीं। यानी ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया गया, इस गैस को बदला गया, इलेक्ट्रोड के मटेरियल को बदला गया, और क्या पाया गया कि सब कुछ करने के बाद भी इसमें रे कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रही थी। अब हमेशा आपको एक चीज याद रखना कि दो चार्ज हो, किसी के पास नेगेटिव हो, किसी के पास पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के पास नहीं जाएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को धूल धूल करेंगे, और अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहीं से इस रे के बारे में डिफाइन हुआ कि ये कैसी चार्ज कंटेन कर रही है, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रही है। ठीक, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें वो किधर से किधर की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो किधर से किधर की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड इसकी जो इसकी प्रॉपर्टी दी है तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, वो ये थी कि जो ये रे थी ये क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कैथोड रे कंटेन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, या फिर आप बोल सकते हो कैथोड रे मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, या फिर ओनली पार्टिकल्स। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, अब देखिए इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए ना यहाँ पे बीच में एक रिंग भी लगाई जाती है। ये चीज कई एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है, कई एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया जाता। अब ये रिंग क्यों लगाई जाती है, ये रिंग, अब कोई भी चार्ज है, अगर ये रिंग यहाँ पे है, ठीक है, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये रिंग थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देती है। अब कोई भी चार्ज अगर मेटल से टकरा रहा है तो वो क्या करेगा, उसको हीट देगा, उसको गर्म करेगा। तो ये रिंग यही डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लगाई गई थी। सभी बुक्स में ये चीज नहीं डिफाइन की जाती, कुछ कुछ बुक्स में डिफाइन की जाती है। ठीक, तो अपन क्या बोलेंगे
in cathode ray experiment we use a ring which is heated when cathode ray move from cathode to anode. ठीक, अब ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वैक्यूम लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? ताकि गैस, इनिशियल जो गैस भरी है आपने ट्यूब में, उसका प्रेशर बहुत लो रखा जा सके। बैटरी का यहाँ पे जो वोल्टेज था वो बहुत हाई था। बहुत हाई वोल्टेज क्यों दिया गया? क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज देने से हीलियम गैस आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज का मतलब क्या था? एक न्यूट्रल एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सपोज कीजिए मैं हीलियम हूं, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हाई वोल्टेज मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लूंगा। कैसा चार्ज ले लूंगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा। समझ में आया? तो ये प्रोसेस जो होती है वो होती है आयोनाइजेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था? वो बात ये थी कि अगर गैस और इलेक्ट्रोड इनके मटेरियल को चेंज किया जाए तो क्या इस रे का मूवमेंट चेंज हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक, तो ये पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इसको किसने डिस्कवर किया था ये मैं आपको बता चुका। और एक बात और, इसको सीधे नाम कैथोड रे को सीधे नाम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था। कैथोड रे को पहले नाम दिया गया था नेगाट्रॉन। क्या नाम दिया गया था? नेगाट्रॉन। ठीक है, नेगाट्रॉन के बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब जो जे थॉमसन है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और अभी उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। ये आपके सामने है, ये डायग्राम है। अब अपन बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। ठीक है, तो सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल जो है उसकी अपन बात कर लेते हैं प्रोटॉन। अब उसकी खोज कैसे की गई, उसको कैसे डिस्कवर किया गया, तो वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए, दोनों के एक्सपेरिमेंट लगभग सेम है। एक्सपेरिमेंट में कोई चेंज नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। बस रे का मूवमेंट चेंज हो जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। सेम ही चीज रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होता। ये कैथोड है, लेकिन जो इस बार कैथोड लिया गया है वो कैसा लिया गया है? परफोरेटेड। अब इस परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? यानी इस कैथोड में छोटे छोटे से छेद किए गए। ठीक है, इस कैथोड में छोटे छोटे से छेद। अब इधर अपन ने पहले भी एनोड लिया हुआ था, अभी भी अपन एनोड ही लेंगे। अब ये जो है वो क्या है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और इसको अपन बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको भी अपन बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डायग्राम बिल्कुल सेम है, कोई भी चीज नहीं करनी। चेंजेस कहां आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, कैथोड रे कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज कंटेनर। एनोड रे जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती है। तो पूरे एक्सपेरिमेंट में चेंज क्या आएगा? इस बार जो रे है, इस बार अपन स्क्रीन इधर लगा देंगे, ZNS फ्लोरोसेंट। ठीक, अब इस बार में क्या होगा? इस बार रे इधर से ट्रेवल करेगी, यानी कि इस बार रे एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगी। ठीक, अब ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव क्यों कर रही है? अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने अंदर हीलियम गैस ली थी, तो वो किसमें कन्वर्ट हुई थी? पॉजिटिव चार्ज। कैसे? जब दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपन ने डिफाइन कर लिया, ये तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का क्या? ये पॉजिटिव चार्ज कहां गया? तो देखिए, यही जो रे इधर से इधर मूव हो रही है ये पॉजिटिव चार्ज ही है। यानी ये जो रे है ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनर है और ये इधर से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही है। अब पॉजिटिव चार्ज से कोई चीज नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो कैसा चार्ज कंटेन कर रही है? वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पूरा एक्सपेरिमेंट सेम था, कोई भी चीजें चेंज नहीं थी, बस डायरेक्शन चेंज हुई। इसमें भी आप रिंग प्लेस कर सकते हो,
सेम बात रहेगी, चार्ज कंटेन कर रही है, इनको हीट करेगी और कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस इसमें आपको एक बात याद रखना कि कैथोड, मैंने बताया था कैथोड आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट एनोड रे पार्टिकल से मेड नहीं होती। एनोड रे आर मेड ऑफ गैसियस आयंस, ठीक है। यानी एनोड रे का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? गैसियस आयंस। अब देखिए ये जो एनोड रे, इसको ढूंढने वाले थे वो थे गोल्डस्टीन। कौन थे? गोल्डस्टीन। यानी एनोड रे, अगर आपसे पूछा जाए कि एनोड रे को किसने ढूंढा तो आप नाम दोगे गोल्डस्टीन। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूक्लियस की खोज करने वाले थे रदरफोर्ड। और प्रोटॉन कहां एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर। दैट्स व्हाई अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि प्रोटॉन को किसने ढूंढा तो प्रोटॉन को ढूंढा रदरफोर्ड ने, लेकिन एनोड रे को किसने ढूंढा? तो एनोड रे को ढूंढा गोल्डस्टीन। तो ये डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अपन चलते हैं थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल की तरफ, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो आप एक बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट सेम होता है। अब जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है उसे अपन क्या नाम देते हैं? न्यूट्रॉन। अब इस न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? तो देखिए चैडविक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। न्यूट्रॉन को ढूंढना सबसे मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इजीली ढूंढा जा सकता, क्यों? क्योंकि ये चार्ज कंटेन कर रहे थे। चार्ज कंटेन करने की वजह से एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे जा पा रहे थे, लेकिन न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज कंटेन करता ही नहीं। अब क्या? अगर न्यूट्रॉन को चार्ज कंटेन नहीं करता, यही रीजन था कि ये सबसे लेट ढूंढा गया। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास चार्ज होता तो इसकी डायरेक्शन का पता लग सकता था, लेकिन चार्ज ना होने की वजह से इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी ये कहां मूव कर रहा है। तो न्यूट्रॉन को कैसे ढूंढा गया? अब जो चैडविक थे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया, किसके पीछे? उन्होंने बेरिलियम लिया, उसकी रिएक्शन उन्होंने किसके साथ करवाई? हीलियम के साथ। अब बेरिलियम को उन्होंने हीलियम के साथ रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने पे उन्हें कार्बन एलिमेंट मिले, ठीक। जब उन्होंने बेरिलियम को हीलियम से रिएक्ट करवाया तो उन्हें कार्बन मिला। अब कार्बन मिला, कार्बन के साथ साथ एक और चीज फॉर्म हो रही थी, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं कर पा रहे थे। क्यों नोटिस नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं था। वो चीज क्या थी? वो चीज थी न्यूट्रॉन। अब एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो मैंने सिंबल फॉर्म में लिखवाया है ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनको आप एटम भी बोल सकते हो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या इंडिकेट करता है? जैसे मैं इसको ले लेता हूं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या लिया मैंने? 4Be9। मैंने एक नंबर नीचे लिखा है, एक नंबर ऊपर लिखा है। तो आप सब जानते हो, केमिस्ट्री आप लोगों ने बेसिक बहुत पढ़े होंगे कि एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होते हैं। तो हमेशा रखना बेटा, जो नीचे होता है ना उसे अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z। और जो ऊपर होता है उसे अपन बोलते हैं एटॉमिक मास। और ये जो होता है ये होता है सिंबल, यानी कि उस एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। तो ये बेरिलियम, ये उसका एटॉमिक नंबर, ये उसका एटॉमिक मास, ये हीलियम, ये उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। उससे फॉर्मेशन किसका हुआ? कार्बन का। और कार्बन के साथ एक और चीज निकल रही थी जिसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं था, बट वो मास कंटेन कर रहा था। अब इस चीज का पता ऐसे ही लगा क्योंकि ये मास कंटेन कर रहा था। दैट्स व्हाई उन्होंने देखा कि कोई तो चीज निकल रही है जिसका मास है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो 0। अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये कब? जब अब इन सब पे लेकिन कोई चार्ज नहीं है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल की कंडीशन में जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही प्रोटॉन है। अब देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन खत्म हो गए, लेकिन यहाँ क्या है? 0। यानी ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, यानी इसमें कोई चार्ज है ही नहीं।
तो यही न्यूट्रॉन है, और इसी एक्सपेरिमेंट यानी इसी रिएक्शन के बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी थी। कैसे कैसे उनको डिस्कवर किया गया, ये उनका पूरा डिफाइन था कि न्यूट्रॉन को कैसे ढूंढा गया और क्यों इतना टाइम लगा न्यूट्रॉन को ढूंढने में। ठीक, तो ये किसने ढूंढा था ये मैं आपको पहले ही बता चुका। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की। जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज कंटेन करते हैं, ठीक, बट न्यूट्रॉन नहीं करता। तो अगर ये चार्ज कंटेन करते हैं तो इनके चार्ज की कोई वैल्यू होगी। एक और चीज, थॉमसन को सर जे थॉमसन इसलिए भी बोला जाता है कि उन्होंने एक और चीज डिफाइन की। थॉमसन ने एक चीज डिफाइन की थी, E by M। E by M का मतलब क्या होता है? E by M को अपन बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज टू मास का रेशियो थॉमसन ने ढूंढा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खोज थी। क्यों? क्योंकि E by M को ढूंढ लिया था उन्होंने। अब E by M को ढूंढने के बाद एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? मोलिकिन। अब मोलिकिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्ज को डिफाइन कर पाए थे। किसको डिफाइन कर पाए थे? चार्ज को। अब एक बात बताइए, E by M की वैल्यू थॉमसन ने दे दी थी, ठीक है, चार्ज मोलिकिन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ढूंढ लिया था, बचा क्या? मास। अगर ये वैल्यू हमारे पास है, यानी मान लेते हैं अपन E by M इज इक्वल टू x फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू x है, तो E यहां से पता चल गया, तो आप इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड कर सकते थे। तो यही तो एक्सपेरिमेंट किए गए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज सब कुछ डिफाइन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे चार्ज किसने डिफाइन किया था, तो चार्ज डिफाइन किया था मोलिकिन ने, और E by M यानी चार्ज से मास का रेशियो, चार्ज से मास का रेशियो किसने डिफाइन किया था? तो वो डिफाइन किया था सर जे थॉमसन। ठीक, अब मैं आपको वैल्यूज दिखवा देता हूं कुछ कि क्या वैल्यू होती है इनके चार्ज और मास। तो अपने तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे उनका मास। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सिंगल चार्ज कंटेन करते हैं, सिंगल नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव, तो इनके चार्ज की वैल्यू भी सेम होती है, 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, सी किसको इंडिकेट करता है? कूलम। प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है, दोनों के चार्ज सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है? अब आप सब देखो तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव हो जाती है और ये पॉजिटिव हो जाती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, तो इसके चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। अब बात कर लेते हैं क्या मास की। तो मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अगर बात की जाए प्रोटॉन के मास की तो वो कितना होता है? 1.6732 into 10 to the power minus 27 kg। अब आपको एक चीज याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके मास लगभग सेम है, सिर्फ बहुत छोटी सी वैल्यू का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? यानी कि 6735 into 10 to the power minus 27 kg। यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 5, सिर्फ इसका डिफरेंस है, बाकी पूरी वैल्यू सेम होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के लिए। अब आप लोग एक चीज देखिए, आपको चार्ज का मतलब क्या हो जाता है? E M का मतलब क्या हो जाता है? मास। तो आप अभी तो पहले क्या है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, किसने? थॉमसन ने और मोलिकिन ने, तो उन्होंने E by M की वैल्यू अलग से निकाली। जब मोलिकिन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने E की वैल्यू निकाल के दी। ठीक, लेकिन अभी क्या है, ये वैल्यूज हमें पता होती है, सारी वैल्यू हमें पता होती है। तो आप लोग चाहो तो सबके E by M का रेशियो यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉम। तो आपको एक चीज याद रखो कि केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक
वो सब इन सब चीजों में बहुत डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तो आपके हर जगह मैटर करता है, केमिस्ट्री में करेगा एज वेल एज आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो आप इन वैल्यूज को बहुत अच्छे से ध्यान रख लो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारे डाटा हैं एक एटम और एटम के अंदर प्रेजेंट होने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अब अपन बात करेंगे अगेन, अपन चलते हैं, ये तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके बारे में अपन बात की, अपन ने कैसे वो डिस्कवरी हुई उनकी, उनके चार्ज की वैल्यू क्या है, उनके मास की वैल्यू क्या है, E by m का रेशियो आप निकाल सकते हो। E की वैल्यू यहाँ है, m की वैल्यू यहाँ पे है, आप इसको पुट करोगे तो E by m का रेशियो किसमें आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलॉम पर केजी। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलॉम, और मास कितना है 9.1 × 10⁻31 केजी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कूलॉम पर केजी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू होती है 1.75। ठीक, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन के लिए। अब अपन चलते हैं, देखिए ये तो बात हो गई एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, लेकिन एटम को ढूंढा गया तो किसी एक इंसान ने इस पे कोई भी थ्योरी नहीं दी, यानी टाइम टू टाइम एटम पे बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। ठीक, तो एटम पे जो थ्योरी आई है वो कौन कौन सी है पहले तो मैं मेंशन कर देता हूँ, फिर अपन एक दो, अब पहला लेक्चर है, एक दो थ्योरी अपन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखिए बहुत इजी है सारी थ्योरी। तो सबसे पहले एटम के बारे में जो डिफाइन करने के लिए आए थे वो आए थे डाल्टन। तो उनकी जो थ्योरी थी उसे बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी जो सबसे पहले थ्योरी दी गई थी वो किसने दी थी, डाल्टन्स ने। और डाल्टन्स की थ्योरी को अपन ने नाम क्या दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया, DAT। अब देखिए सबसे पहली थ्योरी, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं थी। अब अगर एक थ्योरी आ रही है वो सही नहीं है तो इसका मतलब किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया होगा। तो सेकेंड नंबर पे वापस से एटम को डिफाइन किया गया, वो किसने डिफाइन किया था, वो डिफाइन किया था थॉमसन, जिनको क्या बोला गया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन ने अपने मॉडल को डिफाइन किया, उनके मॉडल में भी एटम की सारी नॉलेज प्रॉपर्ली नहीं थी। उसके बाद इनके मॉडल को भी थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, वो किसने किया, तो थर्ड नंबर पे जो अपना मॉडल दिया था, ये सारे मॉडल एटम के लिए दिए गए थे, आप इस बात को ध्यान रखना। तो जो थर्ड नंबर पे आए वो कौन थे, वो थे रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब रदरफोर्ड के मॉडल में थोड़ी बहुत जानकारी सही थी, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी। पर यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि रदरफोर्ड के मॉडल में हमें एक नई चीज मिल गई थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। यानी रदरफोर्ड तक के दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो भी चीजें बताई थी वो मोस्टली गलत थी। थर्ड मॉडल में चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई, यहाँ पे एक नई चीज मिली, न्यूक्लियस। अब इस मॉडल के बाद जो फोर्थ नंबर पे मॉडल आया था वो था बोहर्स मॉडल। अब ये मॉडल काफी हद तक सही है, ठीक है। बोहर्स मॉडल एक्चुअल में क्या है कि इसे आप बोल सकते हो कि ये मॉडल एटम के लिए परफेक्ट है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में ये मॉडल बहुत ज्यादा जानकारी देता है। यानी ये एटम के रेडियस को डिफाइन करना बताता है। ये अगर आप जिस एटम की बात कर रहे हो, ठीक, उसके रेडियस को कैसे डिफाइन करना है ये बताता है। उस एटम में एनर्जी, यानी उन सेल्स, जो मैंने आपको बताया था कि एक सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा उससे आपको क्लियर होगा। तो वो सर्कुलर पाथ वो भी किसने डिफाइन किया था, बोहर्स, ठीक है। ये सारी चीजें, एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये भी किसने डिफाइन किया था, बोहर। तो बोहर का जो मॉडल था वो बहुत ज्यादा यूजफुल था। तो अपन एक काम करते हैं, बारी बारी से ये मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल कौन सा था, डाल्टन। इसके बाद भी मॉडल्स आए थे, लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा सा अलग वे में।
अभी तक जो अपन बात कर रहे हैं वो पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगे जो चीजें आएंगी वो वेव से कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी उनके बारे में अपन बाद में बात करते हैं, पहले अपन स्टार्टिंग से सारे मॉडल्स देखते हैं। तो सबसे पहला मॉडल कौन सा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इन्होंने कुछ मतलब इन्होंने किसी मॉडल को ऐसे बना के नहीं दिखाया था, इन्होंने सिर्फ डिफाइन की थी चीजें। कैसे डिफाइन की थी, सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बोली, एटम इज इनडिविजिबल। पहला जो पॉइंट है इनका वो क्या था, एटम इज इनडिविजिबल, यानी एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत बात है। अभी अपन ने देखा कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता तो एटम के अंदर वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होने ही नहीं चाहिए थे, बट वो होते हैं, तो ये पॉइंट गलत हो गया। सेकंड इन्होंने बोला था एटम्स कैन नॉट बी फॉर्म और डिस्ट्रॉय। ये भी बात गलत है। अब आप सब जानते हो आज के टाइम में अगर अपन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अपने पास 118 एलिमेंट्स सारे के सारे पूरे पीरियोडिक टेबल फुलफिल। अब जो 118 एलिमेंट्स है, ये नया एलिमेंट ढूंढे तो गए नहीं है, तो जो एलिमेंट पुराने ढूंढे गए थे, ठीक है, उसके बाद जो नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं वो सब लेबोरेटरी में फॉर्म हुए हैं। सब कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब एटम को अपन फॉर्म कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जो चीज फॉर्म कर सकते हैं उसे अपन डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इनका गलत है। थर्ड पॉइंट इनका क्या था, थर्ड पॉइंट था वो क्या था, atoms of same element having same size, shape and all the properties। सही बात। अब जैसे मैं बात करूं इस बोर्ड की, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको। अब ये व्हाइट बोर्ड पूरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो इसमें जो भी पार्टिकल्स है वो इसी के होंगे ना, इस व्हाइट बोर्ड के। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ वाला व्हाइट वो व्हाइट है, तो यहाँ वाला ब्लैक थोड़ी ना, वो भी व्हाइट ही है ना, यानी इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक। अब मैं इस बोर्ड को चाहूं, जैसे सिंपल सी बात है, अपन कोई भी चीज, अपने मान लो एक वुड ले लो, मैं इस जस्टर को ले लेता हूँ। अब इस जस्टर को मैं क्या करता हूँ, बर्न कर देता हूँ, उसको जला देता हूँ, जला दूंगा तो राख में कन्वर्ट होगा, ठीक, बोर्ड है। अभी अगर कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, समझ में आएगा। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो बना भी तो उन्हीं से था। तो इसीलिए बोला जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और सारी चीजें जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो सब एटम से मिलकर बनी होती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा कि एटम, यानी अब देखो एक सिंपल सी चीज और, ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा कि एटम्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम साइज, शेप एंड ऑल द प्रॉपर्टीज। सही बात। अब ये वुड है, इसमें जो भी मटेरियल पूरा वुड है, इस पे जो जिस साइड से भी आप देखो उसमें वुड की कोई क्वालिटी तो चेंज होनी है। ऐसा तो है नहीं यहाँ से वुड है और यहाँ से आयरन है तो वुड ही। तो सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें जितने भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहे हैं, उसमें किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी का कोई चेंज नहीं है। तो ये बात थर्ड नंबर मैंने आपको लिखवाया, ये उनका सही था। फोर्थ उन्होंने क्या बोला था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये भी बात सही है। कैसे सही है, जैसे मान लो मेरे पास ये दो चीजें, ठीक है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ये वुड का बना हुआ है। अब प्लास्टिक में जो एटम्स है वो प्लास्टिक के और इसमें जो एटम्स है वो वुड के, तो ये दोनों आपस में तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक और वुड सेम हो गया, नहीं। हाँ, लेकिन इस प्लास्टिक में जितने भी एटम्स हैं वो सब प्लास्टिक के, वो सब आपस में प्रॉपर्टी में सेम है, यानी इस पूरे के पूरे रिमोट में जितने भी एटम्स हैं वो सब सेम प्रॉपर्टीज के हैं, और इस वुड में जितने भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टी। बट इन दोनों को अगर आप आमने सामने रख दो और बोलो कि इसमें जो एटम्स है और इसमें जो एटम्स है वो सेम है, तो बिल्कुल सेम नहीं है। इसके एटम अलग है, इसके एटम अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। तो ये फोर्थ नंबर पॉइंट उनका बिल्कुल सही है। तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन ने अपने कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए थे जिसमें से उनके एक दो पॉइंट सही थे, बाकी ये स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट बिल्कुल गलत, ठीक है। फिर उन्होंने एक और पॉइंट डिफाइन किया था, उन्होंने बोला था इन अ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड,
यानी आपको किन्हीं, अगर आपको एटम से कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो एटम से कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए सिंपलेस्ट रेशियो यूज होता है एटम्स का, जो मिक्स करके कंपाउंड फॉर्म किया जाता है। ये बात भी उनकी सही थी। जैसे अगर मान लो मुझे यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन करना होता है, किसका फॉर्मेशन करना होता है, H2O, तो मैं क्या करता, रिएक्शन करवाता, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2। अब अगर आपको H2O का फॉर्मेशन करवाना है H2 और O2 से, तो आपका रेशियो क्या हो जाता है, आप हाइड्रोजन के 2 मोल लोगे, ऑक्सीजन का 1 मोल लोगे, और उससे फॉर्म कितने होंगे, 2 मोल वाटर। अब देखिए ये H2, अगर ये सिंपल ऐसे लिखा होगा तो ये एलिमेंट है या फिर एटम है, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे एक नंबर 2, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन ये एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो मेंशन है वो गैस है, तो वैसे ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, वाटर। ठीक है, तो अगर हमें वाटर का फॉर्मेशन करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो उनके एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बात भी उनकी सही थी कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक रेशियो में होता है, एक परफेक्ट रेशियो में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये था आपका पहला मॉडल, जिसे अपन ने नाम दिया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे उसमें से ये 2 पॉइंट गलत थे, बाकी सारे पॉइंट्स सही थे। ठीक, अब देखिए इन्होंने सारी बातें गलत बता दी। इन्होंने बोल दिया एटम को इंडिविजुअल बता दिया कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि एटम डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो ये बात तो कोई भी एक्सेप्ट करने वाला था नहीं। तो इसके बाद, इसके थोड़े टाइम बाद एक नया मॉडल आया, जिसे अपन ने क्या नाम दिया, जिसे बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो सेकेंड मॉडल था वो कौन सा था, सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो मैंने पढ़ लिया। तो जो सेकेंड था वो कौन सा था, थॉमसन। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन ने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया है। अब देखिए इसे तो मैं एक इजी वे में समझा देता आपको, बहुत इजी है। आप सबने वाटरमेलन खाया भी होगा और देखा भी होगा। सपोज करो मैंने वाटरमेलन एक है, उसको मैंने कट कर दिया, तो कट करने के बाद उसकी जो सरफेस है वो कुछ ऐसी दिखेगी। यानी अगर आप एक वाटरमेलन ले लो, उसको बीच में से कट कर दो, तो एक साइड को अगर मैं इधर से लगाऊं दिखाऊं आपको, तो उसकी सरफेस ऐसी दिखेगी। तो अपन मान लेते हैं वाटरमेलन का रेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, रेड वाला पार्ट है। ठीक है, अब वाटरमेलन में पूरा पार्ट रेड होता है और उसके बीच में ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। क्या होते हैं, सीड्स। आप लोग वाटरमेलन जानते हो, तरबूज बोलते हैं इसे। तो उसमें क्या होता है, रेड पार्ट होता है और रेड पार्ट के बीच में ब्लैक सीड्स होते हैं। तो जो थॉमसन ने अपने मॉडल में एटम को कंपेयर कराया किससे, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन को उन्होंने किससे कंपेयर करा, एटम से। यानी उन्होंने बोला कि जैसे वाटरमेलन होता है वैसे ही एटम होता है। ठीक, अब सेकेंड चीज थॉमसन ने क्या डिफाइन किया, थॉमसन ने बोला कि जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है, यानी वाटरमेलन को आपने कट किया, तो कट करने के बाद उसमें क्या था, रेड पार्ट था। तो उन्होंने बोला जो ये रेड पार्ट होता है उसे वैसे ही एटम में प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, वाटरमेलन में आपने उसको कट किया, कट करने के बाद आपको रेड पार्ट दिखता है। तो जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है वैसे ही उन्होंने क्या बताया कि एटम में प्रोटॉन्स रहते हैं। सबसे पहली चीज थॉमसन ने एटम को कंपेयर किया वाटरमेलन से। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, जैसे पूरे हिस्से में रेड पार्ट होता है, वैसे ही थॉमसन ने क्या बोला कि एटम के अंदर वैसे ही प्रोटॉन भरे रहते हैं। अब बारी आती है सीड्स की। ठीक है, तो वाटरमेलन में एक सीड्स है। अब आप सब जानते हो कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो थॉमसन ने सेकेंड चीज, तो इन सीड को किससे कंपेयर करा, सीड को उन्होंने कंपेयर कराया कि सीड्स को इलेक्ट्रॉन से। यानी कि वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, उन्होंने बोला कि रेड पार्ट इज इक्वल टू प्रोटॉन। यानी जैसे एक वाटरमेलन में पूरा रेड पार्ट होता है वैसे ही एक एटम में सारे के सारे प्रोटॉन्स रहते हैं, और उन रेड पार्ट के बीच में जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड होते हैं। ठीक, तो ये था थॉमसन का मॉडल। तो इसे आप सिंपल तरीके से आप लोग दिमाग में सेट कर लो, वाटरमेलन से कंपेयर करा लो। वाटरमेलन में जैसे रेड पार्ट होता है वैसे ही एटम में प्रोटॉन्स होते हैं। वाटरमेलन में
रेड पार्ट के बीच में जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही एटम में प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा मॉडल है, कौन सा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बट ये मॉडल भी गलत है, क्योंकि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतने पास पास थे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन में चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते और पूरा एटम खत्म हो जाना चाहिए था। अब एक नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज अगर ये कंबाइन होती एटम के अंदर, अगर ये एक दूसरे के पास आ जाते तो एटम खत्म हो जाता। समझ में बात? तो ये मॉडल भी गलत कि पोजीशन नहीं बता पाए, एक्चुअल पोजीशन नहीं बताया। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पोजीशन बता दी थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल होती है, शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बता दिया था ब्रीफली, जब मैंने एटम को थोड़ा सा डिफाइन किया था। बट अपन जब मॉडल्स के बारे में बात करें तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे कि लोगों ने क्या क्या बोला था। थॉमसन ने जो बात बोली वो भी बिल्कुल गलत थी। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आए वो कौन थे, रदरफोर्ड। तो अपन बात कर लेते हैं रदरफोर्ड की। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बोला, तो रदरफोर्ड थोड़ा बहुत अपने मॉडल को डिफाइन करता है। जैसे अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे थॉमसन कंपेयर्ड हिज मॉडल विद वाटरमेलन, यानी थॉमसन ने अपने मॉडल को किससे कंपेयर किया, वाटरमेलन से। ही सजेस्टेड दैट इन वाटरमेलन एज रेड पार्ट आर सिचुएटेड सेम एज इन एन एटम प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड, यानी एक वाटरमेलन में जैसे रेड पार्ट होता है वैसे ही एटम में प्रोटॉन्स होते हैं। अगेन द seeds are embedded between the red part in watermelon same as electrons are embedded between the protons in a atom। ठीक है, तो ये इसकी लैंग्वेज हो। तो ये दोनों मॉडल बिल्कुल गलत थे। यहाँ पे भी वही चीज क्लियर नहीं हुई। क्यों क्लियर नहीं हुई कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे के पास में होते तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और एक दूसरे से जाके टकराते और एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। तो ये मॉडल भी बिल्कुल गलत था। थर्ड नंबर पे जो मॉडल था, ठीक है, बहुत